हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनग्वाइनल हर्निया। तो इनग्वाइनल हर्निया पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन डेफिनेशन ऑफ हर्निया कि कॉमनली हर्निया को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये तो फर्दर हर्निया की टाइप है, तो कॉमनली हर्निया को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इट इज डिफाइंड एज प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द वीक एब्डोमिनल मसल्स इनटू द अनदर ऑर्गन। कि इंटेस्टाइन जो है, अगर प्रीमेच्योर बच्चा है उसके एब्डोमिनल मसल जो हैं कहीं ना कहीं वीक होंगे, अम्बलाइकल एरिया में वीक होंगे, इनग्वाइनल कनाल के मसल्स वीक होंगे। तो इंटेस्टाइन क्या करती है, अपनी नॉर्मल जगह, अपनी नॉर्मल लोकेशन को छोड़ के उन वीक मसल्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन में जाने लगती है, जिससे बोलते हैं हम हर्निया। प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू द वीक एब्डोमिनल मसल्स इनटू द अनदर ऑर्गन। ये हो गई हमारी कॉमन डेफिनेशन हर्निया की। तो अगर वो वीक एब्डोमिनल मसल्स अम्बलाइकल एरिया में है तो अम्बलाइकल हर्निया बन जाएगी। अगर वो वीक एब्डोमिनल मसल्स इनग्वाइनल कनाल के हैं तो वो इनग्वाइनल हर्निया बन जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आगे हम कौन सी हर्निया की टाइप को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये है कॉमन डेफिनेशन हर्निया की। तो आज का हमारा टॉपिक है इनग्वाइनल हर्निया। इसके बारे में आपने आज समझना है। इनग्वाइनल हर्निया जो है मेल बच्चों की प्रॉब्लम है, ग्रोइन रीजन की मेल बच्चों की प्रॉब्लम है, और 90% इसके केसेस जो हैं मेल बच्चों में देखे गए हैं एंड 10% केसेस जो है फीमेल बच्चों में देखे गए हैं। तो नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें, जो टेस्टिकल्स हैं, जो टेस्टिस हैं मेल बच्चों के, वो बिफोर बर्थ अबडमन में बनते हैं, अबडमन में रहते हैं, स्टे करते हैं, एंड आफ्टर बर्थ इनग्वाइनल कनाल के थ्रू टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड होके आ जाते हैं ना। तो ये हो गई नॉर्मल कि बिफोर बर्थ टेस्टिस जो है अबडमन में बनते हैं, अबडमन में ही स्टे करते हैं, एंड आफ्टर बर्थ इनग्वाइनल कनाल के थ्रू स्क्रोटम एरिया में टेस्टिस मेल बच्चों के जो है डिसेंड होके वहां पे लोकेट करते हैं परमानेंटली। तो यहाँ पे जो है, अगर इनग्वाइनल कनाल के मसल वीक है बिफोर बर्थ, जब भी टेस्टिकल स्क्रोटम में आ गए तो इनग्वाइनल कनाल के मसल्स ने क्लोज हो जाना है। लेकिन अगर इनग्वाइनल कनाल के मसल्स वीक है, वहां पे कुछ एरिया जो है ओपन रह जाएगा और उसके थ्रू इंटेस्टाइन भी स्क्रोटम में या इनग्वाइनल रिंग में, इनग्वाइनल कनाल में इंटेस्टाइन भी वहां पे प्रोट्रूड आउट होके आने लगेगी, उसे हम बोलेंगे इनग्वाइनल हर्निया। तो ये है कॉमन डिस्कशन अबाउट द इनग्वाइनल हर्निया। तो ये मेल बच्चों में ज्यादा प्रेजेंट होती हैं बिकॉज उनके ही टेस्टिस जो है स्क्रोटम में डिसेंड होते हैं आफ्टर बर्थ। और ये होते क्यों है, बिफोर बर्थ ये अबडोमेन में जो है ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, और आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये टेस्टिकल जो है डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना, क्यों होता है, बिकॉज आफ्टर बर्थ जो है अगर हम देखें तो इनका नॉर्मल लोकेशन स्क्रोटम में है। आफ्टर बर्थ क्या है, जैसे जैसे बच्चे ने ग्रो करना है, बच्चे ने प्यूबर्टी वाली एज में आना है, उसने एक यंग अडल्ट मैन बनना है, तो नॉर्मली टेस्टिकल्स का क्या फंक्शन है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। और अगर ये अबडोमेन में ही रहेंगे आफ्टर बर्थ तो अबडोमेन का जो टेम्परेचर हाई रहेगा और वहां पे अच्छी क्वालिटी के स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी अगर टेस्टिस जो है अबडोमेन में ही रहेंगे। इसीलिए जो है टेस्टिस हमारे स्क्रोटम में रहते हैं, ताकि जो है वो बाहर वाले टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहें, वो जो है लो टेम्परेचर में रहें। तो ये यंग एज में प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी को भी इनग्वाइनल हर्निया की प्रॉब्लम है, अगर किसी के टेस्टिकल जो है बिफोर बर्थ भी स्क्रोटम में नहीं आते, वो अबडोमेन में ही रह जाते हैं, है ना। सो दिस इज अबाउट डिस्कशन अबाउट इनग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे हो जाती है मेल बच्चों में, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इनग्वाइनल हर्निया, कि कैसे जो है ये जो है प्रॉब्लम होती है और ये फिजियोलॉजी हमारी कैसे बॉडी की चेंज करती है। तो नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे कि एज मेल फीटस ग्रो एंड डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ना, जैसे ही मेल बेबी जो है ग्रो करता है, डेवलप करता है प्रेगनेंसी के टाइम, टेस्टिकल्स डेवलप इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो टेस्टिकल्स हैं वो कहाँ पे ग्रो एंड डेवलप करते हैं, इन द एब्डोमिनल कैविटी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है ना। देन
देन बर्थ के जो है बर्थ के कुछ टाइम पहले, जब बर्थ के इमीडिएटली बाद क्या होता है, देन दीज टेस्टिकल्स मूव डाउन इनटू द स्क्रोटम थ्रू द इनगुइनल कैनाल। तो टेस्टिकल जो है मूव डाउन हो जाते हैं, इनगुइनल कैनाल के थ्रू स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो देन इनगुइनल कैनाल क्लोजेस, उसके बाद जो इनगुइनल कैनाल जो है, जो उसके मसल्स हैं जो उसको गार्ड करते हैं, वो बंद हो जाते हैं। इनगुइनल कैनाल क्लोज हो जाती है, विच क्यों क्लोज हो जाती है, विच प्रिवेंट द टेस्टिकल्स मूविंग बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, ताकि वो टेस्टिस जो हैं वो दोबारा बैक फ्लो होके बैकवर्ड मूवमेंट करके दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में ना जा सके, इसीलिए इनगुइनल कैनाल क्लोज हो जाती है ना। तो अगर बट इफ डज नॉट क्लोज कंप्लीटली, अगर ये इनगुइनल कैनाल के मसल जो हैं कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, वहां पे गैप रह जाता है, तो उस वीकन एरिया के थ्रू इंटेस्टाइन जो है प्रोट्रूड आउट होके इनगुइनल कैनाल में आ जाती है। तो उस एब्डोमिनल बिकॉज ऑफ वीक एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू इनगुइनल कैनाल अगर कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, तो उसके मसल्स की वीकनेस के थ्रू एक गैप रह जाता है, तो उसके थ्रू इंटेस्टाइन वहां से प्रोट्रूड आउट होके वो भी नीचे इनगुइनल रिंग में, इनगुइनल कैनाल में आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं इनगुइनल हर्निया, जिसे हम बोलते हैं इनगुइनल हर्निया। कि नॉर्मल वहां से इंटेस्टाइन को जो है उसकी डाउनवर्ड मूवमेंट होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मसल्स की जो है वीकनेस की वजह से मसल कंप्लीटली क्लोज नहीं हुए, इसीलिए वहां से इंटेस्टाइन भी प्रोट्रूड आउट होके डिसेंड होके टेस्टिस के साथ साथ इंटेस्टाइन भी डिसेंड होके स्क्रोटम में आने लगी, जिसे हम बोलेंगे इनगुइनल हर्निया। तो इनगुइनल हर्निया जो है इंटेस्टाइन का इनगुइनल कैनाल में प्रेजेंट होना, इट मे बी रिड्यूसेबल, इट मे बी इरिड्यूसेबल। तो ये हर्निया जो है रिड्यूसेबल भी हो सकती हैं एंड इरिड्यूसेबल भी हो सकती हैं। रिड्यूसेबल मतलब मैन्युअली जो है डॉक्टर, जब फिजिशियन जो है बच्चे का फिजिकली एग्जामिनेशन करेगा कि इसको इनगुइनल हर्निया की प्रॉब्लम है, तो जो है मैन्युअली जब वो एग्जामिन करेगा तो इंटेस्टाइन जो है वापस एब्डोमिनल कैविटी में चली जाएगी, वो हर्निया होगी रिड्यूसेबल हर्निया। और अगर इंटेस्टाइन दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाता, इंटेस्टाइन का पोर्शन जो कि इनगुइनल कैनाल में आया हुआ है दोबारा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाता, तो वो हो गई इरिड्यूसेबल हर्निया। तो आगे इसकी दो टाइप्स हैं, मे बी रिड्यूसेबल, मे बी इरिड्यूसेबल। नेक्स्ट है हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनगुइनल हर्निया, कि क्या क्या फीचर्स, क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे हमें बच्चे में कि जिसको इनगुइनल हर्निया की प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर ये बच्चे जो है सिम्टोमेटिक ही होते हैं स्टार्टिंग में, और सेवरल मंथ्स, सेवरल ईयर्स के बाद जो है ये प्रॉब्लम जो है उसके सिम्टम जो है सामने आते हैं ना। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स कैसे जो है पता चलेंगे, जब बच्चा रेस्टिंग कंडीशन में है, बच्चा रो नहीं रहा उसे, तो इसका जो है प्रॉब्लम का कोई भी सिम्टम सामने अच्छे से नहीं आएगा। तो जैसे ही बच्चा रोता है ना, जैसे बच्चा रोता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है। जहाँ बच्चे को कोई कॉन्स्टिपेशन हो गई, जहाँ बच्चे के पेट में गैस बन गई, तो जैसे ही उसका एब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी इंटेस्टाइन जो है वीक मसल्स के थ्रू जो है इनगुइनल कैनाल में जाने लगेगी। जैसे बच्चा रोएगा, जहाँ जिसके बच्चे के पेट में गैस बनेगी, उसे कोई कॉन्स्टिपेशन है, उसने मदर फीड की जगह हम जैसे जो है काउ मिल्क, बुफेलो मिल्क देने लगते हैं, ऐसे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन से जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, और जिसकी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होने की वजह से जो है इंटेस्टाइन अपनी जगह छोड़ के वीक एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू इनगुइनल कैनाल में जाने लगेगी, वहां का एरिया जो है स्वलन हो जाएगा और हमें जो है सिम्टम दिखाई देने लगेंगे इनगुइनल हर्निया के। और अदर जैसे बच्चा रेस्टिंग कंडीशन में है तो सिम्टम ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, इंटेस्टाइन अपनी जगह पे रहेगी। अगर एब्डोमिनल प्रेशर नॉर्मल है तो क्या क्या सिम्टम होंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। तो इंटेस्टाइन एक तरीके का जो है अपनी जगह से किसी और जगह पे चला गया, तो फूड का जो उसने लिक्विड डाइट ली है, जहाँ कोई भी सेमी सॉलिड डाइट ली है, उसका बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक तरीके की ब्लॉकेज बन गई, ट्विस्टिंग भी हो सकती है जब इनगुइनल हर्निया की प्रॉब्लम है।
तो अब्डोमिनल कंटेंट जो है उसके आगे पास नहीं होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, और वही कंटेंट जो है बैक फ्लो होके बच्चे को वॉमिट आ सकती है, और इसकी वॉमिट में बाइल प्रेजेंट होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कंटेंट है तो इसमें बाइल प्रेजेंट होगा, है ना। अगर स्टमक तक की प्रॉब्लम होती है तो बाइल वॉमिट में प्रेजेंट नहीं होता। ये इंटेस्टाइन कंटेंट जो है उसका बैक फ्लो आ रहा है, वॉमिट की वजह वो बन रहा है, तो इसलिए इंटेस्टाइन में बाइल जो है घुल मिल जाता है, इसलिए इसकी वॉमिट में बाइल प्रेजेंट होगा। तो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, अब्डोमेन एरिया की प्रॉब्लम है, अब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन होगी बच्चे को जैसे हम अब्डोमेन को टच करेंगे, एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम होगी जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, साथ में गैस फॉर्मेशन है अब्डोमेन में, उसकी वजह ये है इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर की वजह ये है, तो साथ में अब्डोमिनल डिस्टेंशन हमें दिखाई देगा, एंड साथ साथ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बन गया, पेट में इन्फेक्शन भी बन गया इस प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए फीवर भी होगा, बच्चा इरिटेबल होगा, रेस्टलेसनेस होगा, और बहुत ज्यादा वॉमिट की प्रॉब्लम है तो कुछ जो है माइल्ड बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इनगुइनल हर्निया। तो इनगुइनल हर्निया को जो है हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इनगुइनल हर्निया को फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे हम जो है न्यू बॉर्न बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, आफ्टर सम डेज फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो है उसके स्क्रोटम को पालपेट करके देखते हैं कि इसमें टेस्टिस हैं कि नहीं है। तो कुछ एरिया में जो है कई बार जो है हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से क्लियर हो जाता है, उसके स्क्रोटम जो है एम्प्टी होंगे, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होंगे। बाकी जो है हम फिजिशियन को इस प्रॉब्लम के बारे में नोटिस में लेके आएंगे, फिर फिजिशियन जो है फर्दर डायग्नोस कर देगा कि उसको जो हर्निया की प्रॉब्लम है वो जो है मतलब रिड्यूसेबल है या इरिड्यूसेबल है। फर्दर इस प्रॉब्लम को कंफर्म डायग्नोस करने के लिए एक्सरे करवाया जा सकता है एंड अल्ट्रासाउंड करवाई जा सकती है कि इंटेस्टाइन का कितना पोर्शन जो है डिसेंड होके इनगुइनल कैनाल में आ गया, वो क्लियर कट वो जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से क्लियर हो जाएगा। देन अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ इनगुइनल हर्निया, तो यहाँ पे जो है मेडिकल मैनेजमेंट तो है सिम्टोमेटिक, कि अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, फीवर के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, एब्डोमिनल पेन के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन जो एक फाइनल मैनेजमेंट है इसकी सर्जरी ही है, और सर्जरी दो तरीके से की जाती है, जैसे ओपन इनगुइनल हर्निया रिपेयर है, यहाँ पे हर्नियोरेफी से एंड हर्नियोप्लास्टी से जो है हर्निया जो है कॉस्टी मसल जो है उनकी हम रिपेयर कर सकते हैं, मतलब इंटेस्टाइन को दोबारा बैक अपनी पोजीशन पे भेज के इंटेस्टाइन को दोबारा अब्डोमिनल कैविटी में जो है प्लेस करके बाद में इनगुइनल कैनाल के जो वीक मसल्स हैं उनकी स्यूचरिंग कर दी जाती है, रिपेयर कर दी जाती है इन दो टाइप की सर्जरी से, ताकि दोबारा इंटेस्टाइन जो है इनगुइनल कैनाल में ना आए। देन इसकी जो मैनेजमेंट है सर्जरी जो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक रिपेयर भी हम कर सकते हैं एंड ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। तो दीज आर द टू सर्जरीज फॉर द कंप्लीट रिपेयर ऑफ इनगुइनल हर्निया। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करनी है, यहाँ पे जो है बच्चे का ऑपरेट हुआ है तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है उसमें हमने प्री ऑपरेटिव केयर देनी है एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी है। प्री ऑपरेटिव में बच्चे को हमने कुछ घंटों के लिए एनपीओ पे रखना है एंड आफ्टर दैट जो है हमने बच्चे के पेरेंट्स से जो है कंसेंट ले लेना है, बच्चे के वाइटल साइन चेक करने हैं और बच्चे की सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह उसकी फाइल रेडी करनी है। तो ये सब पॉइंट आ जाएंगे प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में आ जाएंगे बच्चे को जो है हमने ऑपरेशन थिएटर से बाद में रिसीव कैसे करना है, उसको जो है प्रॉपर पोजीशनिंग देनी है, वाइटल साइन चेक करने हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली बच्चे का जो है ऑपरेट वाली जगह है उसको अच्छे से मॉनिटर करते रहना है। वहाँ पे कुछ जो है स्टार्टिंग वाले डेज में कुछ वहाँ से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या आफ्टर सम डेज वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, इरोजन तो नहीं हो रही। तो ये सब है प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नर्सिंग केयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द introduction discussion about the inguinal hernia and pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation, everything about the inguinal hernia. So hope so आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट है then you can ask and please like, share and subscribe my channel. Thank you.